हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। हम ये जो श्रृंखला चला रहे हैं सल्तनत कालीन इतिहास की, उसका ये नवा लेक्चर है। और हमने पिछले लेक्चर में अपने सुल्तान बलबन के बारे में जाना था। आज हम उसके प्रशासनिक सुधार और उसका जो राजत्व का सिद्धांत जो वो लेके आता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हमारे जो उसके उत्तराधिकारी हैं बलबन के, और किस तरह से गुलाम वंश का अंत हो जाता है और उसके बाद खिलजी वंश का उदय होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये बलबन का मकबरा है और आप देख रहे हैं कि अभी ये जीर्ण अवस्था में है और ये बहुत ही साधारण सा मकबरा है, दिल्ली में ही स्थित है। इसको दिल्ली में दफनाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसने राजत्व का सिद्धांत क्या दिया और ताज की प्रतिष्ठा को किस तरह से बढ़ाया। जैसा कि हमने देखा था, इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं उनके समय में जो गद्दी है, जो सिंहासन है, उसकी जो गरिमा है वो निरंतर गिरती चली जाती है और कोई भी सुल्तान को किसी भी तरह से षड्यंत्र करके वध कर देता है। और इस तरह से उसमें जो सिंहासन की गरिमा है वो एकदम निम्न स्तर पे पहुंच चुकी होती है। तो जब ये सुल्तान बनता है बलबन, तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक तो ये है कि ये दास है, अभी भी ये दासता से मुक्त नहीं है। और क्योंकि ये दास है और दासता से मुक्त नहीं है, तो अपने शासन को इसको वैध साबित करना है और उसके वैधानिक इसके औचित्य को वैधानिक सिद्ध करना है कि ये शासन पे बैठ गया है। और इसके ऊपर दूसरी जो सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद, उसकी हत्या का भी आरोप है। तो इसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि ये अपने शासन को किस तरह से, उसके शासन का जो औचित्य है किस तरह से उसको वैधानिक सिद्ध करे। तो इसके लिए बहुत सारी सिद्धांतों का और बहुत सारे नई नई परंपराओं की शुरुआत करता है जो कि फ़ारसी मान्यताओं पे आधारित है। और फ़ारसी मान्यताओं पे और फ़ारसी जो शासन है उसकी जो निरंकुश राज्य की स्थापना है, ये उस सिद्धांत को यहाँ पे प्रतिपादित करता है भारतीय वातावरण में। तो जैसा कि हमने देखा था, इल्तुतमिश बहुत सारे फ़ारसी तौर तरीक़ों को लेके आता है, उसी तरह से बलबन भी अब बहुत सारे फ़ारसी तौर तरीके लेके आएगा। और ये राजा को नियाबत खुदाई, यानी कि खुदा का जो प्रतिनिधि है उसके रूप में राजा को ये प्रतिपादित करता है। और ज़िल्ल-ए-लाही यानी कि खुदा का प्रतिबिंब, जिसका मतलब है ये अपने आप को केवल पैगंबर के बाद अब ये बना रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी जो शासन की जो पद्धति है, जो शासन इसका शासन है, उसको दृढ़ करने के लिए, और जिससे इससे कोई इससे प्रश्न ना कर सके। तो इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान की शक्ति का जो स्रोत है वो अमीर नहीं बल्कि ईश्वर हो जाते हैं। अब क्योंकि इसने नियाबत खुदाई बोल दिया है खुद को, मतलब सुल्तान को नियाबत खुदाई बोला है, यानी कि जो सुल्तान है वो धरती पे ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। तो इस तरह से अब क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है सुल्तान, तो उसके जो सार्वजनिक कार्य हैं, जो कोई भी जैसे भी वो जो निर्णय ले रहा है, जो वो कार्य कर रहा है, वो सार्वजनिक जांच के अधीन अब नहीं रह जाते, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि कर रहा है और वो केवल पैगंबर के बाद आता है। तो इस तरह से इसने ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये राजत्व का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित करता है। इसके बाद हम देखते हैं गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर ये उत्कर्ष है कि इसने खुद को खलीफा का सहायक बताया। अब हम देख रहे हैं किस तरह से वो अमीरों और प्रजा से हट के अपने शासन को किस तरह से खुदा से जोड़ रहा है, खलीफा से जोड़ रहा है, और अपनी वैधानिकता जो है वो ईश्वर से प्राप्त कर रहा है। और इसने अपनी वंशावली भी पौराणिक कथाओं के अनुसार अफरासियाब से जोड़ दी है। तो अब क्योंकि ये अपने को उच्च वर्ग का दिखा रहा है और कुलीन और अकुलीन परिवार के व्यक्तियों में हमेशा ये अंतर पे महत्व देगा। हम आगे चल के देखेंगे कि ये हमेशा कुलीन वर्ग, जो कुलीन परिवार के व्यक्ति हैं, उनको ही हमेशा पद पे बैठाएगा, और जितने भी अकुलीन परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको ये पदों से बर्खास्त कर देता है। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि ज़ियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। बलबन हमेशा कहा करता था, जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाला व्यक्ति देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नस क्रोध से फड़क उठती है
आंखें जलने लगती हैं और गुस्से से हाथ तलवार पे जा पड़ता है। तो ये दर्शाता है कि ये किस तरह से कुलीन और अकुलीन परिवार के जो व्यक्ति हैं उनमें किस तरह से ये अंतर कर रहा है और किस तरह से उनको देख रहा है। अब उसने कभी एक चीज़ हमको बर्नी और बताता है कि ये बाज़ार के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से कभी भी ये बात नहीं करता था। तो हमेशा अपना जो इसका जो राजत्व है, इसका सिद्धांत इसी पे आधारित है कि कहीं पे भी ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना है और बहुत ही ऐसी मुद्रा में रहता था कि किसी से ज़्यादा खुल के बात नहीं करनी। और जब हम देखेंगे ये फ़ारसी परंपराओं का जब अनुसरण करेगा अपने महल में और दरबार में, तो किस तरह से केवल अपने इसका जो केवल वज़ीर है वही इससे केवल बात करता है और बाकी जितने भी अमीर और मलिक हैं वो इससे सीधे तौर पे बात नहीं कर सकते। तो अब ये देखते हैं फ़ारसी किन किन फ़ारसी परंपराओं का ये अनुसरण करता है और उनको किन किन परंपराओं को भारत में शुरुआत करने का श्रेय इसको जाता है। तो जो सभी अमीर हैं, इन अभी तक जो अमीर थे वो अपने हिसाब से दरबार में अपना जो स्थान है वो ले लिया करते थे। अब इसने एक परंपरा शुरू करी कि अपने पद के अनुसार वो सब कतार में खड़े होंगे। तो अब जो जिस पद पे है उसके अनुसार वो कतार में दरबार में खड़ा रहेगा। और इसने दो परंपराओं की शुरुआत करी जो कि फ़ारस से ली हुई हैं। एक है सिजदा और एक है पैबोस। ये सिजदा और पैबोस की जो परंपरा है ये इसने फ़ारस से ली है। सिजदा का मतलब है कि घुटनों पर बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, और पैबोस है सुल्तान के चरण स्पर्श या पाँव चूमना। और ये गैर इस्लामिक परंपराएं हैं, लेकिन ये इसने इसलिए शुरू कराई जिससे कि सुल्तान सबकी नज़र में सर्वोपरि हो और कोई भी सुल्तान कोई भी व्यक्ति या कोई अमीर या कोई भी दरबारी सुल्तान को हमेशा अपने से ऊपर ही समझे। तो ये सिजदा करना मतलब अपने सामने झुका झुकवा रहा है लोगों को, सर झुका के लोग घुटने पे बैठे हैं और पाँव चूम रहे हैं। इसका मतलब कि अपने को कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधि रूप में इसने स्थापित कर दिया है। तो ये ऐसी गैर इस्लामी प्रथा को शुरू करने वाला ये पहला ऐसा सुल्तान है। और इसके साथ साथ ये ईरानी त्यौहार नौरोज़, जिसमें सूर्य की भी पूजा होती थी, इसको मनाना ही शुरू करवाता है। तो सरकार, और जैसा कि हम देख रहे हैं अब दरबार में शिष्टाचार का एक वातावरण पैदा हो गया है और जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं इनको एक विशेष पोशाक जो है इनकी निश्चित कर देता है। मतलब एक ड्रेस कोड जारी कर देता है कि अब जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इसके दरबारी हैं, वो एक नियमित निश्चित की हुई पोशाक में ही रहेंगे। और जैसा कि हमने बताया था किसी भी बाज़ार में जाके किसी से इतना हंसी व्यंग्य कुछ नहीं करता। तो ये दरबार में भी अपने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को महत्व देता है और जितना नृत्य, संगीत है और मद्यपान है इन सार्वजनिक सभाओं में इसको बंद करा देता है और ख़ुद भी ये शराब पीना बंद कर देता है। और दरबार में काफ़ी गंभीर मुद्रा में बैठता है। जैसा मैंने बताया था कि केवल वज़ीर जो उसका होता है यही इससे बात कर सकता है और जितने भी उसके दरबारी या अधिकारी हैं वो उससे सीधे तौर पे बात नहीं कर सकते। अब के निज़ामी साहब जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो कहते हैं इसके राजत्व के सिद्धांत के ऊपर कि बलबन का जो राजत्व है ये एक जटिल धार्मिक युक्ति थी जिससे वो अपनी निरंकुश सत्ता को पवित्र बनाना चाहता था। मतलब ये उसकी एक ऐसी युक्ति थी जिससे वो अपनी जो सत्ता है उसमें निरंकुशता के प्रभाव को डाल सके। और अब पवित्र बनाना चाहता था वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक हत्या का आरोप है। मतलब हो सकता है इसने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की हो और इल्तुतमिश के वंश का खात्मा किया है। और बहुत सारी और भी हमने देखा, जैसे पिछले लेक्चर में कि बहुत सारी हत्याएं करवा देता है, तुर्की अमीरों की चहलगानी को ख़त्म करता है। तो इसके ऊपर के निज़ामी साहब की टिप्पणी है। और जब ये जुलूस लेकर निकलता था कभी, जैसे दरबार से बाहर जुलूस लेकर निकल रहा है, तो इसके साथ जो सैनिक होते थे वो नंगी तलवारें लेकर चला करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका उद्देश्य था वो इस तरह का जो प्रदर्शन ये कर रहा है इससे इसका ये उद्देश्य है कि जो जनसाधारण है उनके मन में भय और आतंक पैदा हो जाए
जो राजत्व की प्रतिष्ठा का मूल तत्व माना जाता है। तो ये जो भय पैदा कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके, और जो शासन अब हम देख रहे हैं वो एक निरंकुश शासन की तरफ बढ़ रहा है। अब हम इसके प्रशासनिक सुधार के ऊपर कुछ बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसका एक छोटा पुत्र है बुगरा खां। तो ये बुगरा खां को इसके जितने भी प्रशासनिक सुधार हैं या जो भी इसके व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमें जानने को इससे ऐसे मिलता है कि ये अपने पुत्रों को बहुत सारी नसीहतें देता रहता है। तो इन नसीहतों से हमें इसके जो तौर तरीके हैं उसके बारे में पता चलता है। और ये अपने पुत्र बुगरा खान को एक हिदायत देता है कि किसानों पर भूमि कर लगाने में हमेशा नरमी बरतनी चाहिए। तो ये बोलता है कि कर जो है कभी भी ना इतना ज़्यादा हो और ना कभी इतना कम हो कि अगर ज़्यादा कर वसूलोगे तो विद्रोह हो सकता है, और अगर बहुत ही कम कर वसूलोगे तो भी उनके पास धन संचय होगा और इससे भी विद्रोही पैदा हो सकते हैं। तो ये हमेशा एक संतुलित मिश्रण की बात करता है, और इसका जो पूरा का पूरा प्रशासन है ये संतुलित मिश्रण के ऊपर ही आधारित है। और अभी हम देखेंगे कि सत्ता जो है जो विकेंद्रीकरण की तरफ जा रही थी, अब ये इसमें पूर्ण केंद्रीकरण की शुरुआत कर देता है। ये किस तरह से करता है कि जो वजीर है उसके जो सैनिक अधिकार हैं और जो आर्थिक अधिकार हैं ये दोनों अधिकार इसके छीन लेता है, और अब एक ये नियम लागू करता है कि एक वजीर एक विभाग का सूत्र जो है ये लागू कर देता है। तो इससे जो वजीर का पद है इसका महत्व भी कम हो जाता है। अब क्योंकि उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं अधिकारी के पास, तो ये षड्यंत्र करके किसी तरह से बादशाह को, सुल्तान को सिंहासन से हटा नहीं सकते। तो एक तो इसका उद्देश्य ये था। दूसरा, केंद्रीकरण करके सत्ता को भी सुदृढ़ कर रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था नायबे ममालिकात का पद सृजन करता है बहराम शाह। तो इस पद का भी ये अंत कर देता है, क्योंकि इसको ये भी इस पद पे रह चुका है और इसको पता है कि ये पद कभी भी तख्ता पलट कर सकता है और ये बहुत ही शक्तिशाली पद है। तो ये इस नायबे ममालिकात के पद को भी समाप्त करता है। अब एक हिदायत ये भी देता है कि शासन जो है ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अधिक उदार होना चाहिए। तो इससे हमको फिर ये पता चलता है कि किस तरह से संतुलित मिश्रण की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये एकता व्यवस्था में किस तरह से सुधार कर रहा है। हमने अपने लेक्चर में जाना था कि इल्तुतमिश ने पूरे जो उसका साम्राज्य है लाहौर से लेके और अवध तक का, उसको छोटी छोटी एकताओं में विभाजित कर दिया था, और जो उसके सैन्य अधिकारी थे उनको वेतन के बदले वो एकताएँ दिया करता था। तो उसने बहुत भारी संख्या में एकताएँ प्रदान कर रखी थी, और अभी इसके बारे में कोई ठोस ऐसी सूचना या प्रशासनिक ढांचा ऐसा नहीं था इसके पास, बलबन के पास, कि इसको ये पता चल सके कि किस एकता में से कितनी आय आ रही है और उस आय में से कितना भाग वहाँ के इक़्तिदार अपनी सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए खर्च कर रहे हैं और कितना भाग वो दिल्ली भेज रहे हैं। तो इस प्रणाली के लिए, इस प्रणाली का जो संचार किया गया था वो इसलिए किया गया था कि केंद्रीकरण को गतिमान बनाया जा सके। लेकिन अब हो उल्टा रहा है उसका। अब जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है और ये विघटन की ओर जाने लगती है। तो ये सबसे पहला कदम उठाता है 1270 में, सभी एकताओं की जांच करवाता है कि अब किसके पास क्या क्या एकताएँ हैं और वो उस एकता को चला पाने में सक्षम है या नहीं। तो ये इसकी जांच करवाता है, और जितने भी वृद्ध होते हैं और दुर्बल सैनिक होते हैं, अब क्योंकि एकताएँ जो हैं ऐसा माना गया है कि हमेशा सैनिकों को नगद वेतन की बदले एकताएँ दी गई थी, तो जितने भी इक़्तिदार हैं और सारे के सारे सैन्य अधिकारी हैं, तो जितने भी वृद्ध या दुर्बल सैनिक हो गए हैं उनको ये 20 से 30 टंका पेंशन देकर उनकी एकताओं का पुनर्गहन का आदेश दे देता है। लेकिन ये जो आदेश ये देता है वृद्ध और दुर्बल सैनिकों के लिए, ये बाद में एक मलिक फ़खरुद्दीन करके दिल्ली का कोतवाल है, उसके कहने पे ये आदेश वापस भी ले लेता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी व्यवस्था में सुधार करता है। जैसे अब ये जो सैनिक हैं ये युवा और स्वस्थ सैनिकों को स्थायी रूप से भर्ती करना शुरू करता है और उनको एकता देने की जगह नगद वेतन देना निश्चित कर देता है। हालांकि जो एकता देने की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये एक नई शुरुआत हो जाती है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत कर देता है। अब ये मलिक फ़खरुद्दीन, जैसे मैंने बताया था, दिल्ली का जो कोतवाल है,
ये इसको सलाह देता है कि जो वृद्ध सैनिक हैं उनकी इक्ताओं का पुनर्गहन ना किया जाए, क्योंकि ये इसको कुछ इस्लाम की दुहाई देता है और बोलता है कि क्या वृद्ध सैनिक जो हैं वो इस्लाम से मतलब इस्लाम के नीचे क्या सुरक्षित नहीं रह सकते, क्या अपना जीवन यापन करने का उनको हक नहीं है। तो ये जो इक्ताएँ पुनर्गहन करने का जो आदेश देता है वो वृद्ध सैनिकों के लिए उस आदेश को वापस ले लेता है, बल्कि बाकी जो इक्ताएँ हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से जांच करवाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रशासनिक ढांचा नहीं था अभी तक सल्तनत के पास ये जान सके कि किस इक्ता में कितनी आय हो रही है। तो अब एक ये पद बनाता है, इसका नाम है ख्वाजा, या इसको हम दीवाने आरिश भी बोल सकते हैं। तो एक ख्वाजा का पद जो है ये पहली बार ये गठित करता है, और इसको ख्वाजा एक तरह से रेवेन्यू अफसर है, मतलब वो ये पता कर रहा है किस इक्ता से कितना हमको आय आना चाहिए और किस इक्ता के पास कितना राजस्व आ रहा है। तो ये पद का जो सृजन करता है कि किस इक्ता में कितना राजस्व, ये माफ़ कीजिए राजस्व तो नहीं है, राजस्व है, राजस्व उत्पन्न हुआ और कितना केंद्र भेजा गया उसका हिसाब किया जा सके, इसके लिए ये पद का सृजन करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह की लेखा प्रणाली का गठन हो गया है, मतलब एक ऐसी प्रणाली का गठन हुआ है कि अब हिसाब किताब जिसमें रखा जा सके। तो ये जो लेखा प्रणाली का गठन कर रहा है और ख्वाजा को उसका जो अधिकारी है नियुक्त कर रहा है, इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इक्तेदार हैं और उनकी जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं थी उस पर अंकुश लग जाता है। तो अब ये इक्तेदारों के ऊपर एक तरह से लगाम कस देता है, और अब यहाँ से इसीलिए केंद्रीकरण जो है वो गंभीर रूप ले लेता है। अब हम देखते हैं सैन्य विभाग में एक सैन्य विभाग का गठन करेगा, और सर्वप्रथम सैन्य विभाग का गठन करने वाला ये पहला ऐसा सुल्तान है जो सैन्य विभाग का गठन करता है। अभी तक ऐसा कोई विभाग हमने नहीं पढ़ा, और इस विभाग का नाम है दीवाने आरिज इस विभाग का नाम है। और इस पे जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उस पद का नाम है आरिज मुमालिक पद का नाम है, और ये जो दीवाने आरिज है ये विभाग का नाम है। तो हमको ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये पद किसने शुरू किया था और ये इस विभाग का गठन किसने किया, या जो विभाग का नाम भी पूछा सकता है कि सैन्य विभाग का क्या नाम था। तो हमको याद रखना है कि दीवाने आरिज है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस पे जो पहला अधिकारी बैठता है उसका नाम है इमादुल मुल्क। तो हमको ये भी याद रखना है कि पहला आरिज मुमालिक जो है वो इमादुल मुल्क है, और बलबन के नीचे ही इस पद का सृजन किया गया है। अब इस विभाग को सबसे बड़ी चीज़ ये क्या करता है कि जो विभाग बनाया इसने सैन्य विभाग, इसको वज़ीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर देता है, क्योंकि ये अपने जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी इसके बारे में हमको पता चलता है वो इसके जो अपने पुत्रों को दिए गए निर्देश हैं उससे हमें इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो ये अपने पुत्र को एक निर्देश देता है कि सैन्य विभाग के ऊपर जितना भी खर्च किया जाए वो सब कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि सैन्य विभाग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने के पक्ष में है, और इसीलिए ये वज़ीर का जो उस पर नियंत्रण है, सभी विभागों पे वज़ीर का एक नियंत्रण रहता है आर्थिक मामलों में। तो ये आर्थिक मामले में जो इसका नियंत्रण है इस वाले विभाग पे, सैन्य विभाग पे, ये इसीलिए ख़त्म कर देता है। और ये सेना को फुर्तीला बनाए रखने के लिए शिकार के बहाने जाता था, शिकार के बहाने सेना को ले जाता था और देर रात तक लौटता था। तो ये केवल इसका उद्देश्य था सेना को फुर्तीला बनाए रखने के लिए। हमको ये लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हमको याद रखना है कि सेना को फुर्तीला बनाए रखने के लिए कौन सा सुल्तान शिकार पे ले जाया करता था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कभी कभी। और जैसा कि मैंने बताया, नकद वेतन देने की प्रथा तो ये शुरू कर देता है, लेकिन जागीर देने की जो पुरानी प्रणाली थी, जो पहले वाली जो प्रथा थी, वो पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होती। और इसी तरह से फिर इक्तेदारी की जो प्रथा है वो चलती रहती है। लेकिन ये इक्ताओं में सुधार कुछ इस तरह कर देता है कि अब वो जो इक्तेदार हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो सकें और उनके बारे में पूरा सारा लेखा जोखा सल्तनत के सुल्तान को पता रहे।
दूसरा ये सबसे जो अहम काम करता है वो है गुप्तचर विभाग की स्थापना करना, और जिसको हम बोलते हैं बरीद मुमालिकत। तो ये बरीद मुमालिकत का गठन करता है, और इसकी जो सत्ता है, जो केंद्रीकरण सत्ता है और जो निरंकुश शासन है, उसकी इस व्यवस्था का योगदान, मतलब ये जो गुप्तचर विभाग है इसका सबसे बड़ा योगदान था इसकी इस व्यवस्था को कायम रखने में। जो इसका केंद्रीकरण हो रहा है और जो शासन में निरंकुशता आ रही है, उसमें गुप्तचर विभाग का एक अहम योगदान रहता है, क्योंकि इसने हर एक सरकारी विभाग में और हर एक ज़िले में अपने गुप्तचर को बरीद बोलते हैं। ये एक टर्म है सल्तनत काल में कि गुप्तचर को बरीद के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस विभाग को बरीद मुमालिकत बोला गया है। तो ये सभी ज़िलों में अपने एक एक बरीद रखा हुआ है इसने, जो इसको सूचना देते रहते हैं। जितने भी बरीद हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो ईमानदारी और, जैसा मैंने बताया आपको, वंशावली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और निम्न कोटि के लोगों को जब ये देखता है तो इसका एक कथन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी इनकी नियुक्ति कर रहा है गुप्तचर की, जिनको हम बरीद बोलते हैं, उनको नियुक्ति में ये ईमानदारी और वंशावली पे सबसे ज़्यादा जोर देता है। मतलब ये ऊंचे वंश के ही जितने पदाधिकारी इसके, जैसे मैंने बताया कि निचले वंश के जो होते थे उनको नहीं रखता था, तो ये हमेशा ऊंचे वंश के ही लोगों को रखता था। इसलिए जो बरीद हैं उनके अनुरक्षण के मुद्दे पर बलबन ने फिर से अपने पुत्र को एक सलाह दी थी कि जो गुप्तचर हैं उनको दरबार में ना आने जाने दिया जाए। इससे अमीर जो वर्ग होता है उसके मन में भय पैदा हो जाएगा, और शासन के ऊपर उसकी जो शासन पे जो उसकी विश्वास है शासन पे, वो उसका डगमगा सकता है। तो ये जो गुप्तचर हैं इनसे सूचना तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये सबके सामने नहीं होना चाहिए, और ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि कौन सा गुप्तचर सुल्तान के कितना करीब है। तो ये इसके ऊपर एक हिदायत देता है। अब हम इसके न्याय की बात करें तो न्याय करने में ये कठोर माना गया है, काफ़ी कठोरता से न्याय करता था। जैसा मैंने अभी पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि बदायूं के और अवध के इक़्तिदार के साथ इसने क्या किया। और ये एक कथन कहा करता था कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो है क्रूर मनुष्यों की क्रूरता को नष्ट करना, और राज्य का गौरव इस नियम पे आधारित है जिसमें प्रजा प्रसन्न और उन्नतशील रहे। तो मतलब ये प्रजा की प्रसन्नता और उन्नतशीलता के ऊपर बल दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसने अपने पुत्र बुगरा खान को भी हिदायत दी थी कि कर वसूलने में नरमी बरती जाए। और इसका जो न्याय है ये शरीयत के अनुसार है, कुरान के नियमों का ये कुरान के जो नियम हैं उनको ये शासन का आधार मानता है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी हमें इसके न्याय के बारे में बताता है। दो बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य देता है बर्नी। पहला तो कहता है कि न्याय और लोगों के प्रति दया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला। मतलब वो न्याय करने में और लोगों के प्रति दया के कारण ही उसको अपनी प्रजा में सम्मान मिलता है। तो यह बात ये बोलता है। लेकिन दूसरी बात इसी की थोड़ी सी विपरीत है, जो ये कहता है कि प्रमुख बात यह है कि उसकी जो न्यायप्रियता थी वो जनसाधारण के झगड़ों में ही अधिक निष्पक्ष और प्रशंसनीय थी। वो केवल जनसाधारण के ही झगड़ों में प्रशंसनीय थी और निष्पक्ष थी। इससे वो ये कहना चाह रहा है कि जब उसने बाकी जो उसके जो विरोधी हैं और जितने विद्रोही हैं उनके संबंध में ना तो वो न्याय, ना ईमानदारी और ना ही शरीयत का ध्यान रखता था। तो मतलब ये तीनों चीज़ें ही नहीं करता था। जब इसके विरोधी होते थे और जब विद्रोहियों का दमन कर रहा है उस समय ना तो ये न्याय के बारे में सोचता था, ना कोई ईमानदारी, और ना ही उस समय शरीयत का पालन करता था। तो इसीलिए बर्नी ये कह रहा है कि इसका जो न्याय था, जो न्यायप्रियता थी, वो केवल जनसाधारण के झगड़ों में ही अधिक निष्पक्ष और प्रशंसनीय थी। अब बलबन के बारे में जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है उस समय वो अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करता है जिसका नाम है कैखुसरो। अब जैसा मैंने बताया फारसी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है। तो देखो अब जैसे नाम इसके जो वंशज हैं, इसने अपने वंशजों के नाम भी ऐसे ही रखे हुए हैं, कैखुसरो, कैकुबाद, ये भी फारसी पद्धति से ही लिए हुए हैं।
अब लेकिन ये कै खुसरो को जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो जितने भी अमीर और मलिक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर कै खुसरो गद्दी पे बैठा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो कै खुसरो की जगह जो इसका दूसरा पुत्र है बुगरा खां, इस बुगरा खां के पुत्र को कैकुबाद को गद्दी पे बिठा देते हैं 1287 में, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है। और ये 3 वर्ष शासन करता है कैकुबाद। लेकिन हम देखेंगे कि शासन के 6 माह बाद ही इसने लाल महल को छोड़ दिया। लाल महल जो बलबन का महल था वो 6 महीने बाद ही इस महल को छोड़ देता है और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किलोखड़ी महल नाम की एक इमारत है, उसकी ये स्थापना करता है। और ये भोग विलास में डूब जाता है और दरबार में सौंदर्य की बाढ़ सी आ जाती है, ऐसा हमको बरनी बताता है कि भोग विलास में डूब गया और दरबार में सौंदर्य की बाढ़ सी आ गई। अब होता इसलिए है ऐसा क्योंकि जो बलबन है वो बहुत ज़्यादा कठोर माना गया है अपने जितने भी उसके पुत्र या पुत्रों के पुत्र हैं उनके लालन पालन में, और उनके ऊपर अपनी कठोरता को उसने थोप दिया था। तो जैसे ही वो पुत्र उसकी मृत्यु हो जाती है और जैसे उसके पुत्र के पुत्र जो हैं उससे आज़ादी पाते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। अब जब इसकी खबर बुगरा खां को मिलती है, उसके पिता को कैकुबाद के, कि वो भोग विलासिता में डूब गया है और दिल्ली की सल्तनत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो कैकुबाद से मिलने के लिए बुगरा खां सेना लेके पहुंचता है और ये दोनों सरयू नदी के किनारे मिलते हैं। अब सरयू नदी के किनारे जब ये मिलते हैं तो बुगरा खां उसको मतलब कैकुबाद के आगे, जो कि सुल्तान है दिल्ली का, और बुगरा खान बंगाल का शासक है और बंगाल अभी दिल्ली के अधीन ही है और स्वतंत्र नहीं है, तो बुगरा खां उसके आगे सिजदा और पैबोस करते हैं, जो परंपरा बलबन ने शुरू की थी। तो ये इस बात का सूचक है कि बुगरा खां उसको सुल्तान की तरह, ना कि अपने पुत्र की तरह मिलने आए हैं, बल्कि उससे एक सुल्तान की तरह मिलने आए हैं, उसको सुल्तान मान के मिलने आए हैं और विचार विमर्श करने आए हुए हैं। तो ये सरयू नदी के किनारे दोनों का मिलन होता है और ये अपने पुत्र को हिदायत देता है, बुगरा खां उसको सलाह देता है कि अमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत ना करे। और इस जो मिलन है इसका जिक्र हमको खुसरो की एक रचना है किरानुस सादेन एक बुक है अमीर खुसरो की। जब हम आगे खुसरो के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसकी एक ये जो रचना है इसमें इसका ये जिक्र करता है कि किस तरह से पिता और पुत्र दोनों मिलते हैं और इसको बोलता है 2 सितारों का मिलन। तो यहाँ पे जब ये इसको हिदायत दे के, सलाह दे के चले जाते हैं बुगरा खां, तो ये सलाह को मानते हुए वापस आता है और आते समय जैसे ही वापस आता है इसका एक अधिकारी है निज़ामुद्दीन, जो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और जिसकी वजह से बरनी तो हमको यहाँ तक कहता है कि अगर ये अधिकारी ना होते तो जो सल्तनत थी वो 6 माह भी नहीं टिक पाती। तो ये जो अधिकारी है इसको ये मुल्तान भेज देता है, निज़ामुद्दीन को मुल्तान भेजता है और समाना से एक खिलजी सैन्य अधिकारी है फ़िरोज़ खिलजी, उसको बुला लेता है। अब ये फ़िरोज़ खिलजी हम देखेंगे बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा आगे, इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ये एक सैन्य अधिकारी है जो कि पश्चिमोत्तर सीमाओं में इसको नियुक्त किया गया हुआ है और ये मंगोलों से बहुत युद्ध करके बहुत बार जीता भी है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसको बहादुर, मतलब इसको ऐसा माना गया है कि बहादुर है और मंगोलों से युद्ध करके काफ़ी प्रशस्त हो चुका है। अब ये फ़िरोज़ को बुला के आरिज़ मुमालिकात बनाता है और इसको शाइस्ता खां की उपाधि देता है। तो फ़िरोज़ खिलजी जो है इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी है कैकुबाद ने। तो हमको याद रखना है कि फ़िरोज़ खिलजी की जो उपाधि है शाइस्ता खां है और ये शाइस्ता खां उपाधि इसको कैकुबाद ने दी है और इसको बरन का इक़्तिदार बनाता है। बरन मतलब जो आधुनिक बुलंदशहर है। हमसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो बरन है वो किस आधुनिक शहर का नाम है, या आधुनिक शहर दे देंगे एक तरफ और एक तरफ उनके पुराने नाम दे देंगे, जैसे बरन है, कोल है, अलीगढ़ का नाम कोल है। तो जिस तरह से हम सल्तनत आगे बढ़ते जाएंगे इस पे मैं चर्चा करता रहूँगा। तो बरन जो आधुनिक बुलंदशहर है उसको, इसकी एकता जो है ये फ़िरोज़ खिलजी को दे देता है। तो अब हमको फ़िरोज़ खिलजी की 3 अहम चीज़ें याद रखनी हैं।
एक तो वो आरिज़ मुमालिकात बन गया है, उसको शाइस्ता खां की उपाधि मिली है और उसको बरन का इक़्तिदार बनाया हुआ है। अब कैकूबाद क्योंकि भोग विलासिता में डूब गया था तो अधिक मदिरा पान के कारण उसको लकवा मार जाता है, और जैसे उसको लकवा मारता है तो इसका एक अधिकारी है सुल्तान का, मलिक कच्छन। ये सुल्तान का जो एक पुत्र है क्यूमर्स, अब देखिए अब ये भी फ़ारसी परंपरा के अनुसार नामकरण किया हुआ है क्यूमर्स। तो 2.5 वर्ष का है क्यूमर्स, उसको वो मलिक कच्छन गद्दी पे बिठा देता है सुल्तान बना के। और फ़िरोज़ खिलजी के विरुद्ध होते हैं षड्यंत्र शुरू, क्योंकि फ़िरोज़ खिलजी अब बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे जा चुका है, और दूसरा ये खिलजी वंश से है, और तीसरा इसको जो तुर्क हैं, जब हम बात करेंगे खिलजी वंश के उदय से तो हम देखेंगे कि जो तुर्क कुलीन वर्ग है ये खिलजियों को अफ़गान समझते थे। हालांकि थे ये तुर्क ही, लेकिन इनको खिलजी जो जितने भी तुर्क जो वर्ग थे सल्तनत में अभी तक, ये खिलजियों को अफ़गान समझते थे और इनको अपने बराबर नहीं माना करते थे। तो ये खिलजी फ़िरोज़ खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू करता है मलिक कच्छन, लेकिन फ़िरोज़ खिलजी को इसके बारे में पता चल जाता है, और क्योंकि फ़िरोज़ खिलजी की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी है तो ये मलिक कच्छन का ही सर काट देता है और जितने विद्रोही हैं उन सबका दमन कर देता है। और उसके बाद ये क्यूमर्स का भी अपहरण कर लेता है। क्यूमर्स का अपहरण करके ये जो महल बना था किलोखरी वहाँ पे ले जाता है, और कैकूबाद जो सुल्तान जिसको लकवा मारा हुआ था इसको ये दरी में लपेट के यमुना नदी में फिकवा देता है। और अब हम देखते हैं गुलाम वंश का अंत किस तरह से हुआ। तो जैसे हमने देखा खिलजी जो फ़िरोज़ खिलजी है वो क्यूमर्स को अपहरण करके ले जाता है और कैकूबाद को भी यमुना नदी में फेंक देता है। तो जो खिलजी है लेकिन अभी इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि वो सत्ता ग्रहण कर सके, अभी इस स्थिति में आए नहीं है खिलजी, तो पूरी तरह से क्योंकि इनकी अभी तैयारी हुई नहीं है। तो अभी खिलजी क्यूमर्स को दोबारा गद्दी पे बिठा देता है, और 3 माह के बाद, 3 माह में जब वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है तो 3 माह का शासन है क्यूमर्स का एक तरह से देखा जाए। तो क्यूमर्स के पश्चात खुद को सुल्तान घोषित कर देता है फ़िरोज़ खिलजी, और क्यूमर्स को कारागार में डाल देता है जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से गुलाम वंश का अंत हो जाता है, और हमने गुलाम वंश के कुल 11 शासकों के बारे में पढ़ लिया है अपने पिछले 9 लेक्चर में आज को मिला के। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अब हम इसके आगे खिलजी वंश का जो उदय, जो फ़िरोज़ खिलजी है वो खिलजी वंश की स्थापना करेगा, और हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे, उसके उदय के बारे में जानेंगे। और इसके बाद फ़िरोज़ खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिस निरंकुश शासन की स्थापना बलबन ने की है वो किस तरह से आधारभूत शिला बनती है अलाउद्दीन खिलजी के शासन के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।